Hello dear students and all the viewers, welcome back to our YouTube channel. क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ आज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आपकी इस बुक का सबसे आसान चैप्टर है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं ही नहीं, ज़्यादातर चीज़ें समझने वाली हैं। आपने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, उन स्ट्रक्चर्स के पीछे जो केमिस्ट्री की कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, अगर उनको आप समझ लो तो बहुत ही आसानी से आप ये चैप्टर तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं है। आज हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन, जो पहले 2 पैराग्राफ्स दिए गए हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। फिर आगे चलकर जो भी फर्दर टॉपिक्स हैं उनको लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, जो उन्होंने तमहीद बांधी हुई है, उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? तो डिफाइन किया हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, उनको आप स्टडी करते हो बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है जी। अच्छा, अब एग्जांपल दी गई है फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रिस्पायरेशन। इस चैप्टर में आपने फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में नहीं पढ़ना, इसको तो आप बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे। लेकिन इन रिएक्शंस को समझने के लिए इसके पीछे जो मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को आप इधर स्टडी करोगे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट्स बनती है, तो अब कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर के बारे में आप यहाँ पढ़ोगे। फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं पढ़ोगे, बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आगे 2 एग्जांपल्स हैं। फिर उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप जो मॉलिक्यूल्स इधर रिएक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी स्टडी करते हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को भी और साथ ही साथ उनके फंक्शंस को भी किस ब्रांच में डिस्कस करोगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर में मेनली 4 बायोमोलिक्यूल्स आपने डिस्कस करने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स में फिर 2 किस्म के हैं, डीएनए और आरएनए। ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं मेन, जिनको आप डिस्कस करोगे। बायोमोलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल में फ़र्क है। इधर आप ज़रा स्पेलिंग पर गौर करना, MACRO और MICRO। माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, जिसका ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, जिसमें एटम्स थोड़े से हों। मिसाल के तौर पर H2O 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। CO2 2 ऑक्सीजन हैं, 1 कार्बन है। तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन अगर आप ये कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इनके अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे ना, तो इसमें हज़ारों एटम्स आती हैं, हज़ारों कार्बन्स लगे होंगे, साथ ऑक्सीजन लगी होंगी, बहुत सारी हाइड्रोजन लगी होंगी। तो ये सारे के सारे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हम इनको नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। ठीक है जी। अच्छा, अब बुक में एक चार्ट सा बना हुआ है, तो उस चार्ट को हल्के से डिस्कस कर लेते हैं। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको बताया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स एक सेल में कहाँ पाई जाती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स सेल के साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म का मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। उस साइटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में भी है। सेल मेम्ब्रेन ये सेल का जो ये बाउंड्री है, सेल की ये जो बाउंड्री है ना, यहाँ पर भी और इस सेल में भी आप देख सकते हो, इस बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में अगर आप देखो तो 2 बाउंड्रीज हैं, बाहर वाली को हम सेल वॉल कहते हैं और अंदर वाली को सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? कार्बोहाइड्रेट से। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अगर चैप्टर 3 आपने पढ़ लिया तो उधर सेल मेम्ब्रेन की टॉपिक में आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। उधर आपने क्या कहा था कि सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, बट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज आल्सो प्रेजेंट इन इट। सेल मेम्ब्रेन मेनली कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनी, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स की इसमें पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे जिस्म में क्या काम क्या है? ये हमारे जिस्म का फ्यूल है। जिस तरह मोटरसाइकिल चलाने के लिए पेट्रोल डालते हो ना, तो हमारे जिस्म का फ्लूइड ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। साथ ही साथ एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स भी हैं, मतलब इन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी स्टोर भी होती है। लेकिन ये याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स में टेम्परेरी एनर्जी स्टोर होती है, परमानेंट एनर्जी स्टोर नहीं होती। जब आप बहुत ज़्यादा खाते हो ना,
आपको ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। अब आप इतना एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे, आपको कोई इतना काम नहीं करना पड़ रहा, वो सारी की सारी एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही, तो टेम्परेरी तौर पर वो कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में स्टोर होती है। लेकिन अगर लंबे अरसे तक उस एनर्जी का इस्तेमाल ना किया जाए तो वो एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट होती है? लिपिड्स की शक्ल में, चर्बी की शक्ल में। तो फिर आप उसके नतीजे में फैटी हो जाते हो, मोटे हो जाते हो। ठीक है? तो एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल भी है और सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। आगे है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहाँ पाई जाती हैं? सेल ऑर्गेनेलीज़। सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम्स हों, गोल्जी apparatus हो या फिर क्लोरोप्लास्ट हो, तो इन सब ऑर्गेनेलीज़ में प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक, 50% आपका जो सेल है वो इसी प्रोटीन से बना हुआ है। साथ ही साथ ये सेल मेम्ब्रेन में भी ज़ाहिर है मेन कंपोनेंट है। आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन मेनली प्रोटीन्स और लिपिड से बनता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स की भी होती है। जितने भी एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या हैं? आपके जिस्म के जो अंदर ये रिएक्शंस हो रहे हैं, ये सारे रिएक्शंस, इसके अलावा भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो इन रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, इनको तेज़ी से प्रोसीड करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स आपके जिस्म में हैं वो हैं एंजाइम्स, और वो सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स इन नेचर हैं। ठीक है? इसके अलावा आपके जिस्म में मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स भी आपके जो जिस्म में पाए जाते हैं वो भी ज़्यादातर प्रोटीन इन नेचर हैं। तो ये सारे के सारे प्रोटीन्स की होनी थी। आगे है लिपिड्स। लिपिड्स मतलब चर्बी। अच्छा, अब लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में भी पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन में पाई जाने का इसका फ़ायदा क्या है? लिपिड्स असल में इनसॉल्युबल हैं वाटर में, इनसॉल्युबल हैं। ठीक है? इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? ये आपका सेल है, एनिमल सेल। अगर बाहर से कोई फ्लूइड, पानी इसके अंदर दाखिल होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा? सेल के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा, सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिस्टर्ब होगा, ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब होगा। तो उसको बचाने के लिए लिपिड्स का बहुत बड़ा रोल है। लिपिड्स का रोल ये है कि ये इनसॉल्युबल है, पानी के अंदर हल नहीं होती, तो उसकी वजह से पानी सेल के अंदर दाखिल नहीं हो पाता। ठीक है? तो ये इसका फंक्शन था। एनर्जी स्टोरेज आपको बताया, परमानेंट एनर्जी स्टोरेज है। अगर जिस्म को ज़्यादा एनर्जी मिल रही है तो एनर्जी ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट होती है? लिपिड्स की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ ये हीट इंसुलेटर भी है। हमें सर्दी से बचाने के लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जिस्म के ऊपर जो स्किन के अंदर भी लिपिड्स पाई जाती हैं, तो उनका काम क्या है कि हमारे जिस्म को इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं, हमारे जिस्म को प्रोटेक्ट करती हैं कि हीट हमारे जिस्म से ज़ाया ना हो। ठीक है? तो हीट इंसुलेटर भी हैं। आगे है न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक का मतलब न्यूक्लिक का लफ्ज़ निकला है न्यूक्लियस से। ये पहली बार ये न्यूक्लिक एसिड्स डिस्कवर जो हुई थी ना, वो न्यूक्लियस के अंदर से हुई थी, तो इस वजह से हमने नाम दिया थी न्यूक्लिक एसिड्स। एसिड्स क्यों कहा? क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। तो न्यूक्लिक एसिड्स दो किस्म के हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए कहाँ पाई जाती हैं? न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर भी। अब इनमें क्या फ़र्क है? इन दोनों सेल को देखो, एनिमल सेल और प्लांट सेल, इन दोनों में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। ठीक है? प्लांट सेल के बीच में क्या है? वैक्यूल है, बहुत बड़ा वैक्यूल है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा साइड पे खिसक जाता है। तो अब न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर फिर क्या है? डीएनए है। ठीक है? अच्छा, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, वो बिल्कुल सादे से सेल्स होते हैं। अब इस सेल को आप देखो, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। सेंटर में न्यूक्लियस होना चाहिए था, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ है, हेरिडिटी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, वो असल में है, ये रहा। तो मतलब क्या है कि न्यूक्लियस इसमें नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ थी वो इसमें है। तो इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यूकैरियोटिक सेल में नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज ज़्यादा हैं, साथ में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी मौजूद है, और प्रोकैरियोटिक सेल में नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज कम है, सादा सा सेल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और न्यूक्लियस भी इसके अंदर नहीं होता। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटीरियल है वो है बहरहाल। ठीक है? तो न्यूक्लियोइड रीजन का मतलब ये है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोइड रीजन में, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आगे इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं कि इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, इनके पास अपना डीएनए है, और साथ इनके पास अपनी प्रोटीन्स भी होती हैं ख़ास किस्म की। ठीक है? तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद कर लेना है कि अगर आपको ऑर्गेनेलीज के नाम दिए जाएँ और कहा जाए कि इनमें से किसके पास अपना डीएनए है, तो ये दो ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए है, मतलब हमारे जिस्म के अंदर जो रिस्पायरेशन हो रही है, ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है प्लांट्स के अंदर? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में नहीं होता, क्योंकि एनिमल में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अच्छा, आगे आरएनए आता है। आरएनए मतलब
डीएनए और आरएनए में फ़र्क क्या है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, या ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हो। न्यूक्लियस के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर और राइबोसोम्स के अंदर। अब इसको आप ज़रा समझो इन दोनों को। डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि जो वालिदैन से बच्चों को खसूसियात मुंतकिल होती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा मादा है, डीएनए है। अब डीएनए के अंदर आपको वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर है, उस इन्फॉर्मेशन को रीड करता है राइबोसोम्स, ठीक है, और राइबोसोम्स उसके नतीजे में प्रोटीन्स बनाती हैं। मतलब किसी भी ख़ास कैरेक्टर को आप अगर एक्सप्रेस करते हो, ज़ाहिर करते हो, तो उस ज़ाहिर करने के लिए जो पीछे से इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो कौन दे रहा है, डीएनए, ठीक है। वो अब वो इन्फॉर्मेशन किस शक्ल में एक्सप्रेस होगी, ज़ाहिर कैसे होगी, किसी ख़ास प्रोटीन की शक्ल में, उस प्रोटीन को कौन बनाएगा, राइबोसोम्स। लेकिन राइबोसोम्स और डीएनए के दरमियान जो ताल्लुक़ है, मतलब डीएनए से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना और राइबोसोम को देना कि ये ख़ास प्रोटीन बनाओ, ये काम आरएनए का है, ठीक है। अच्छा, एक बार इधर देख लो, ये डीएनए है, डीएनए से राइबोसोम्स राइबोसोम्स तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ये किसका काम है, आरएनए का। समझ आ गई। डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर है, राइबोसोम्स उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से प्रोटीन बनाता है ताकि उस खास कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया जा सके, और आरएनए का काम यह है कि ये डीएनए से उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके कहाँ पहुंच जाती है, राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स फिर उसके हिसाब से प्रोटीन्स बनाती है। समझ आ गई। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस था, इनका ये फंक्शन था। अच्छा, अब इसके बाद आपकी बुक में अगला एक टेबल बना हुआ है जो कि एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको बताया हुआ है कि जो सेल का ड्राई मैस है, मतलब फ्लूइड को निकाल दो, वाटर को निकाल दो, जो ड्राई मैस सेल का है 50% वो प्रोटीन से बना है, 18% उसमें न्यूक्लिक एसिड्स हैं, 15% कार्बोहाइड्रेट्स हैं और 10% लिपिड्स हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपने रेडी कर लेनी है। अच्छा, अब उसके बाद अगला एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उसको अब डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे बॉक्स में 3 मेन डेफिनेशंस हैं, उसको आप एक नंबर वाइज देख दो। पहले नंबर पे है मेटाबॉलिज्म। हमारे जिस्म के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, हज़ारों रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सब रिएक्शंस को मिलाकर हम एक नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक। ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन एन ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के जिस्म में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सब रिएक्शंस को इकट्ठा करके एक नाम दिया जाता है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 किस्म के रिएक्शंस आ जाते हैं। मेटाबॉलिज्म की टाइप्स हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटा से याद रख लो, कैटा मतलब काटना, ठीक है, और एना मतलब आना। इधर क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ठीक है। सिंपलर सब्सटेंसेस इकट्ठी होंगी, मतलब एक दूसरे के करीब आएंगी और रिएक्शंस करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाएंगी। लेकिन इधर उसके उलट है, इट इज़ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ा जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है, ये उसके उलट है। इधर एक चीज़ टूट कर छोटी चीज़ों में कन्वर्ट होगी सिंपलर सब्सटेंसेस में, और वो उसके उलट है। अच्छा, इस प्रोसेस में जब भी आप एक बात हमेशा याद रख लो, रिएक्शन कहते किसको हैं, रिएक्शंस कहते हैं ओल्ड बॉन्ड्स को तोड़ना और न्यू बॉन्ड्स को बनाना, ये होता है रिएक्शन। रिएक्शंस के दौरान क्या काम हो रहा होता है, जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे और न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, ये रिएक्शन का मेन पर्पज़ है। तो अब एनाबॉलिज्म, जब सिंपलर सब्सटेंसेस इकट्ठे होंगे तो उसके लिए आपको एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एनर्जी इज़ यूज्ड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एनर्जी का इस्तेमाल होता है, और जब भी आप बॉन्ड तोड़ते हो तो हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में आपने बॉन्ड्स तोड़े हैं ना, तो जब भी आप बॉन्ड को तोड़ते हो तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। ये केमिस्ट्री का जनरल रूल है, एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। अब इसकी एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस और इधर है रिस्पायरेशन। मिसाल के तौर पर अब आप फोटोसिंथेसिस को देखो, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O ये मिलकर क्या बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं। तो अब आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सिंपल मॉलिक्यूल्स थे ना, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ग्लूकोज।
ग्लूकोज उनके मुकाबले में कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो ये एनाबॉलिज्म की एग्जांपल थी, फोटोसिंथेसिस। और साथ ही साथ अगर आप देखो ना, तो जो ग्लूकोज बनी है, अब इस ग्लूकोज में वो एनर्जी क्या हो गई है, स्टोर हो गई है। जो एनर्जी इन दोनों को आपने प्रोवाइड की थी वो इसमें स्टोर हो गई है। यही ग्लूकोज फिर रेस्पायरेशन में टूटता है, C6H12O6, ये टूट कर क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है वही हमारे जिस्म को मिलती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होती है और वो ATP की शक्ल में होती है, ATP की शक्ल में। बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में फिर तफसील के साथ इसको डिस्कस कर लेंगे। बस इधर आपने याद रखना है कि एनाबॉलिज्म में क्या हुआ है, सिंपलर सब्सटेंसेस इकट्ठे हुए हैं, कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया है। कैटाबॉलिज्म में काटने वाला काम हुआ है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस को काट के हमने सिंपल सब्सटेंसेस बना दिए, तोड़ के सिंपल सब्सटेंसेस बना दिए। ठीक है, तो ये समझ आ गई। चलिए जी, तो आज के लेक्चर में इतनी डिस्कस करना था। अब जो अगला टॉपिक आ रहा है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। ठीक है, ये किस तरह हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स की हमने क्लासिफिकेशन करनी है कि सिंपलर कार्बोहाइड्रेट सिंपल भी होते हैं, जिस तरह की ग्लूकोज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, इससे ज़्यादा सिंपल आप नहीं कर सकते। इसी तरह फिर ये ग्लूकोज आपस में मिलकर ना हज़ारों ग्लूकोज मिलते हैं और फिर ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, तो उनको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं, मोनोसेकेराइड्स, फिर पॉलीसेकेराइड्स, फिर ओलिगोसेकेराइड्स, और फिर ये सारे के सारे। इस तरह ये कार्बोहाइड्रेट्स आपस में इकट्ठे होते हैं और बड़ा कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको फिर हम स्टार्च कहते हैं। ठीक, तो ये सारी जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक लेक्चर आएगा बेसिक टर्म्स टू अंडरस्टैंड बायो मॉलिक्यूल्स, इसके नाम से एक वीडियो आएगी जिसमें केमिस्ट्री के, ज़ाहिर है यहाँ पर केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है ना, रिएक्शंस हो रहे हैं, तो केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसको आप पहले समझोगे तो उसके बाद आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो सब सब आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। उसमें से पहले टॉपिक आएगा वैलेंसी का, वैलेंसी क्या है, कैटिनेशन क्या होती है, और फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं। तो ये चंद टर्म्स हैं, अगले लेक्चर में ये टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद फिर जो भी आप पढ़ो, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ो, प्रोटीन्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, तो ये सारा कुछ फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो अगला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने ज़रूर देखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।